नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। आवासीय भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ की मंजूरी। पुलिस कर्मियों के भोजन और वर्दी भत्ते में इजाफा। लालकुआं से मुंबई के लिए सुपर फास्ट ट्रेन का संचालन शुरू। सीएम धामी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री बोले, आसान होगा पहाड़ के लोगों का सफर। मलिन बस्तियों पर फिर लटकी तलवार। अध्यादेश की समय सीमा हुई पूरी। सवाल, क्या धामी सरकार फिर लाएगी अध्यादेश या निकालेगी स्थायी समाधान? और दीपावली से पहले प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। 12.5 करोड़ का बकाया देने की तैयारी कर रहा विभाग। प्रोत्साहन राशि का भी किसानों को मिलेगा लाभ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा उन्होंने की। आवासीय भवन के निर्माण से लेकर वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी की सौगात सीएम धामी ने दी है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम धामी ने पहले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस साल देश भर के 216 पुलिस जवान शहीद हुए थे, जिनमें उत्तराखंड के 4 जवान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के दौरान पुलिस जवानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, जिसे लेकर उनकी आवास की व्यवस्था ठीक करने के लिए इस वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है, ताकि पुलिस जवानों की आवास का निर्माण हो सके। साथ ही पौष्टिक आहार में भी वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। वहीं 3500 निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों का वर्दी भत्ता भी बढ़ाया गया है। 9000 फीट की ऊंचाई पर काम करने वाले जवानों के लिए भी 200 प्रतिदिन से भत्ता 300 किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है, तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। वहीं उत्तराखंड के कार्यकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने भी शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं पहली बार शहीद पुलिस कर्मियों के फोटो लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने की बात कही गई। देखिए, राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी घोषणाएं की, साथ ही उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। लालकुआं से मुंबई तक चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को सीएम धामी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ट्रेन से पहाड़ के लोगों का जीवन आसान होगा। इस ट्रेन का लाभ लालकुआं, नैनीताल ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा और आसपास के जिलों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का भी आभार व्यक्त किया है। मुंबई से
आने वाले लोग और यहाँ से जाने वाले लोग अत्यधिक संख्या में थे और उनको अन्य स्थानों से जाकर रेल पकड़नी पड़ती थी, सफ़र करना पड़ता था, तो उनके लिए काफ़ी कठिन होता था। अब अच्छा होगा कि लालकुआ से बांद्रा एक्सप्रेस के संचालन से जो लोग मुंबई से यहाँ आते हैं अपने घरों को आने के लिए आसान होगा और साथ ही साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, बाबा कैंची धाम और तराई के क्षेत्र में जो हमारे तराई के भी बहुत सारे लोग इस रूट पर आते हैं, उन सभी को लाभ होने वाला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का इस ट्रेन के संचालन के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। दरअसल मलिन बस्तियों के लिए जो अध्यादेश लाया गया था उसकी समय सीमा पूरी हो रही है। ऐसे में मलिन बस्तियों पर फिर कार्रवाई की तलवार लटकी नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। मलिन बस्तियों पर फिर लटकी तलवार, अध्यादेश की पूरी हुई समय सीमा। अब क्या करेगी सरकार? फिर अध्यादेश का विकल्प या फिर निकलेगा स्थायी समाधान? निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों को लेकर फिर सियासत गरमाने लगी है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर चर्चा होने लगी है। वजह है अध्यादेश की समय सीमा का पूरा होना। आज इसकी समय सीमा पूरी हो रही है। ऐसे में फिर से मलिन बस्तियों पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। दरअसल उत्तराखंड में साल 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था कि मलिन बस्तियों को हटाया जाए। इन सभी लोगों को सरकार दूसरी जगह पर स्थापित करे, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदेश के कई हिस्सों में मलिन बस्तियां हैं। ऐसे में लाखों लोगों को हटाकर कहां स्थापित किया जाए, सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती थी। साल 2018 में बीजेपी सरकार 3 साल के लिए अध्यादेश लेकर आई। साल 2021 में इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया गया, लेकिन अब मलिन बस्तियों के अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार फिर अध्यादेश लेकर आएगी या फिर इस बार स्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य सरकार चाहती है कि कोई स्थायी समाधान किया जाए। वहीं सीएम धामी का कहना है कि मलिन बस्ती वाले लोगों के हक में सरकार फैसला लेगी और जो लोग जहां हैं वहां यथावत रहेंगे। देखिए, हमारे जो मलिन बस्तियां पूरे प्रदेश भर में हैं, वहाँ की आपको जानकारी है ही है कि 2 बार इसका 3-3 साल का कार्यकाल ऑर्डिनेंस का बढ़ा है। और आज भी हमारी इच्छा ये है कि हम लोग उनके लिए कुछ राहत दें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको लेके विचार विमर्श हुआ है और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे। नहीं, मलिन बस्तियाँ यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहाँ है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि साल 2016 में कांग्रेस की सरकार ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी और सरकार ने बकायदा विधानसभा से मलिन बस्तियों के लिए एक्ट भी बनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। यदि इस बार सरकार स्थायी समाधान नहीं निकालती है तो फिर विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। देखिए, 2 बार ये अध्यादेश ला चुके हैं। कांग्रेस शासन के टाइम एक नियमावली बनाई गई थी, मैं चेयरमैन था उस टाइम। हम लोगों ने 70-80 लोगों को मालिकाना हक उस नियमावली के तहत दिया भी, और जैसे जैसे सर्वे हो रहा था, फाइलें आ रही थी, हम वो नियमावली के तहत लोगों को मालिकाना हक देने का काम कर रहे थे। लेकिन सरकार के न आने के कारण वो नियमावली इन्होंने लागू नहीं की है और आज अध्यादेश लेके एक बार 3 साल का लाए, फिर दोबारा 3 साल का लाए और अभी भी अध्यादेश लाने के फेवर में। तो हमने आज माननीय मंत्री जी से भी वार्ता करी है और एक ज्ञापन दिया है कि अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है। हमें नियमावली जो हमारी बनाई गई थी उस नियमावली के तहत मालिकाना हक दिया जाए। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको दूर करो। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति कोई नई नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर इस मुद्दे पर हमला करती रही है। मलिन बस्ती के मतदाता को लेकर सारी राजनीति होती रही है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सरकार फिर अध्यादेश का ऑप्शन चुनती है या फिर मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर इस बार स्थायी हल निकाला जाता है।
वहीं धामी सरकार दीपावली से पहले प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने वाली है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखंड के दुग्ध संघ से जुड़े सभी किसानों की बकाया राशि उन्होंने दिवाली से पहले उन्हें मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग करीब 12.5 करोड़ का बकाया देने जा रहा है। इसके अलावा डेयरी फेडरेशन की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी किसानों के खाते में जाएगी। कि हमने जो गंगा गाय योजना होती है उसके अंदर पहली बार उत्तराखंड में हमने जब मैं किसानों के घर जाता था, जब मैं बैठता था पशुपालकों के घर में, दुग्ध पालकों के घर में, तो उनकी हमेशा एक डिमांड रहती थी कि हम गंगा गाय योजना के तहत हमेशा 3 या 5 गाय देते थे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में स्पेशली लोगों की एक डिमांड रहती थी कि वहाँ पर जगह इतनी नहीं होती कि कोई 3 या 5 गाय रखे, तो अगर आप उसको 2 गाय या 2 भैंस के भी उन्होंने हमसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। तो गंगा गाय योजना के अंदर हमने 2, 3, 5 ये प्रावधान करके दिए, 2 भैंसों का भी प्रावधान करके दिया, और सबसे बड़ा जो स्टेप हमने लिया है सरकार में राहत देने का, वो हमने 75% साइलेज पे पहली बार उत्तराखंड में सब्सिडी देने का काम किया। जो सब्सिडी पहले 50% होती थी उसको हमने 25% और बढ़ा के 75% किया। हाल ही में उत्तराखंड से थूक जिहाद का मामला सामने आया था, जिस पर धामी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अब इस मामले में सियासत गरमाती दिख रही है। कांग्रेस ने थूक जिहाद को बीजेपी का प्रायोजित एजेंडा बता दिया है। थूक जिहाद पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। थूक जिहाद को बताया बीजेपी का प्रायोजित एजेंडा। उत्तराखंड में एक के बाद एक थूक जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए सूबे की धामी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अब थूक जिहाद को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और थूक जिहाद को बीजेपी का प्रायोजित एजेंडा करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरदत्त जोशी का कहना है कि ये सारी घटनाएं खुद बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के एजेंट ये काम कर रहे हैं। देखिए, थूक जिहाद हो, लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, ये सारे भाजपा द्वारा प्रायोजित मुद्दे हैं और भाजपा द्वारा कराए जा रहे हैं। जितने भी ये थूक जिहाद की बात हो रही है, ये मेरा मानना है और मेरा आरोप भी है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर माहौल ख़राब करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अगर कोई व्यक्ति इतना घिनौना कृत्य कर रहा है, क्यों नहीं सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस को जवाब देने में पीछे नहीं रही। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग थूक जिहाद चला रहे हैं वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए ये काम कर रही है। तो कांग्रेस पर यह आरोप है कि जितने ये थूक अभियान चला रहे हैं, ये थूक जिहाद चला रहे हैं, ये सब के सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है एक मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए ये सारा काम कर रही है। एक तरफ जहां खाद्य पदार्थों में थूकने के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की जुबानी जंग जोरों पर है। दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखना होगा कि जुबानी जंग के बीच थूक जिहाद फैलाने वालों पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। सोमवार को कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ 1 घंटे का मौन उपवास रखा। मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में 2.5 गुना इजाफा होगा। वहीं उन्होंने माइनिंग को लेकर भी सरकार को घेरा। मेरा ये मौन जो 1 घंटे का है, ये उन लोगों को समर्पित है जो सरकार के एक गलत निर्णय से पीड़ित होने जा रहे हैं। सामान्य नागरिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जिसे राज्य सरकार अपनी एक चहेती कंपनी को सौंपेगी और वही फिर उसका संचालन करेंगे। जिस तरीके से जियो वाले ने पहले फ्री, फिर कम रेट पर और अब धीरे धीरे सारी संचार व्यवस्था पर, मोबाइल व्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया है, तो उसी तरीके से
वो कंपनी भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से विद्युत वितरण पर कब्जा करेगी। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस चलो वार्ड चलो पंचायत अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस पंचायत और वार्डों में जाकर जनता से संपर्क साधेगी और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के सह प्रभारी सीवी चौहान ने बताया कि पहले सभी को ऑनलाइन और 1-to-1 बात करके जनता के बीच जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद ही अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, इस अभियान के तहत हमारा जो कार्यक्रम है वो पंचायत लेवल स्तर पर जो है वो कार्यकर्ता तक पहुंचना और उन कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ जोड़ना है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो पंचायत का हमारे कार्यकर्ता या बूथ का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि हम उस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो ये कार्यक्रम है इसके तहत क्या है कि हम पंचायत में जाके कार्यक्रम करेंगे। हमारे जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जो जिला के पदाधिकारी हैं, जो भी अब कार्यक्रम हम करेंगे वो पंचायत और वार्ड में कार्यक्रम करेंगे, जिससे जाके जो हमारा आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है जिससे हम रूबरू हो सके और उनको संगठन में उनको साथ लेकर संगठन को और मजबूती दें। तो इसके लिए हमने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। गदरपुर थाना में फरियादी की गुहार न सुने जाने पर विधायक अरविंद पांडे ने प्रदर्शन किया। दरअसल मामला कृषि भूमि की बटाई से जुड़ा है। पीड़ित की माने तो उसने खेत मालिक से 15 एकड़ जमीन बटाई पर ली, जिसमें फसल का चौथा हिस्सा पीड़ित का था, लेकिन खेत का मालिक सारी फसल अपने साथ ले गए। ऐसे में पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन क्यों करना? इसीलिए कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने आज 8 दिन से थाने में आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि हमें हमारा मजदूरी, चलो हक ना दे, हमारा मजदूरी दे। ये बच्चा है, मुझे लगता है कि कई दिन से नहाया भी नहीं होगा और इसके घर में हो सकता है नहाने के लिए साबुन भी ना हो। इसके माता पिता इन्होंने किसी से ज़मीन ली थी ठेके पे, चौथाई पे, और जब फसल कटी तो जो इसका तय होगा हो सकता नहीं मिल पाया, हो सकता है ज़मीन का मालिक उसको घाटा भी हो गया होगा, लेकिन कम से कम मेरी 4 महीने किसी उम्मीद से इसने दिहाड़ी मजदूरी की पति पत्नी ने मिलकर, तो इसका जो मेहनताना था ये इसको मिलना चाहिए था। वहीं रुड़की नगर निगम के टेंडर को लेकर निवर्तमान पार्षदों ने प्रदर्शन किया। हंगामा कर रहे निवर्तमान पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी मनमर्जी के चलते लाखों रुपए के टेंडर अपने चहेतों को दे रहे हैं। इस वजह से अधिकारी टेंडर को कई बार निरस्त कर रहे हैं। उधर अधिकारी अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि निवर्तमान पार्षदों को गलतफहमी हुई है। 130 टेंडर निकले थे हमारे नगर निगम में, 100 ठेकेदार हैं, 82 ठेकेदारों ने पार्टिसिपेट किया और वो टेंडर हुए और वो टेंडर खोले भी गए नियमों के अनुसार। खोलने के बाद उसमें 3 आदमियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया जो वो इनके अधिकारियों के चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिले। उनकी वजह से उन टेंडरों की डेट बढ़ा दी, जिसमें लाखों रुपए की जनता की गाड़ी कमाई के विज्ञापन निकले और वो नियम अनुसार टेंडर निकले थे, तो वो इन्होंने आगे बढ़ाए। उससे विकास हमारा रुक रहा है। हमारी जनता जो है हमें परेशान कर रही है क्योंकि विकास हुआ ही नहीं। कहना था कि जो टेंडर 130 टेंडर यहाँ से हुए थे और उनमें कुछ अनियमितताएं थी, तो इस वजह से वो निरस्त हुए और हमने उसको 20 तारीख को फिर से रिटेंडर कर दिया था। और ये शॉर्ट टर्म रिटेंडर्स हैं, तो 28 तारीख को ये खोले भी जाने हैं, तो ये मतलब निकट भविष्य में खुल जाएंगे टेंडर। उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। टिहरी के हिंदाव पट्टी में आदमखोर गुलदार को पकड़ने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कांग्रेसियों ने स्थानीय विधायक और वन विभाग का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की लापरवाही के चलते गुलदार ने 3 महीने में 3 बच्चों को निवाला बनाया। वहीं गदरपुर मंडी में किसानों ने धान खरीद नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामा कर रहे किसानों ने मंडी समिति और कच्चा आढ़ती की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। किसानों ने बताया कि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बता दें कि किसान मंडी समिति पर मानसिक शोषण का आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला हर साल की तरह है, वही इनका पुराना ही सिस्टम है। अगर हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसको फिर तोड़ लिया जाता है, या बीच में सीजन के या शुरुआत में। यहाँ से पिछले वर्षों में यहाँ से खरीद होती थी, जैसे इनको कोड आवंटित होते तो यहाँ से खरीद होती थी। आज 20 दिन हो गए, हो सकता कोड आवंटित लेट हुए हो 10 दिन या 10 दिन हो गए। 10 दिन में इन्होंने खरीदारी तो करी है, लेकिन यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं हुई। और वो कौन सी खरीदारी करी है जब किसी को मालूम ही नहीं इनकी है आड़त कौन सी है, इनका ठिकाना कौन सा, इनका कांटा कौन सा, कहाँ से करी है इन्होंने, वो सारी संदेह के घेरे में
8,000 कुंटल ये चढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। 2 ट्रालियाँ भी वापस जा रही थी, हमने रोकी हैं, कोई यहाँ पर खरीदने वाला नहीं है। किच्छा में चौकीदार की हत्या का 48 घंटे में खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 19 अक्टूबर की सुबह 55 साल के एक व्यक्ति का शव झाड़ियों से मिला था। मामले की जांच में पता चला कि मामूली कहासुनी के चलते यहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने एक घटना को अंजाम दिया, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। किच्छा थाना क्षेत्र में 19 तारीख की सुबह एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की बॉडी पराग फार्म पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर पुलिस वहां गई और उसकी छानबीन की, जिससे पता चला कि प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि इनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई और उनकी पत्नी की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस के द्वारा उस हत्या का सामान को नेक्स्ट डे बरामद किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उधर भगवानपुर के खेलपुर गांव में युवक का शव पेड़ से लटका मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बता दें कि युवक मूक बधिर था। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। अनुमान क्या लग रहा है इसका? ये 1.5 साल से काफी थोड़ा ट्रेस से में चल रहा था। घर में शादी हुई में, अच्छा, जबकि घर में इसका वहीं पीछे घर है, रहना सहना इसका नहीं, अपने घर में ही था, नमाज भी पढ़ रहा था, थोड़ी डिप्रेशन से में चल रहा था। अच्छा, भगवानपुर ही रहता था ये? हाँ, वही हमारे पीछे मकान है इसका। अच्छा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। आवासीय भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ की मंजूरी। पुलिस कर्मियों के भोजन और वर्दी भत्ते में इजाफा। लालकुआं से मुंबई के लिए सुपर फास्ट ट्रेन का संचालन शुरू। सीएम धामी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री बोले, आसान होगा पहाड़ के लोगों का सफर। मलिन बस्तियों पर फिर लटकी तलवार। अध्यादेश की समय सीमा हुई पूरी। सवाल, क्या धामी सरकार फिर लाएगी अध्यादेश या निकालेगी स्थायी समाधान? और दीपावली से पहले प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। 12.5 करोड़ का बकाया देने की तैयारी कर रहा विभाग। प्रोत्साहन राशि का भी किसानों को मिलेगा लाभ।